साल 1928 की बात है। भारत के कश्मीर इलाके में मौजूद काकोरम पहाड़ पर एक पर्वतारोही भयानक बर्फीले तूफान में फंस गया था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस पर्वतारोही की नजर थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर पड़ी, जहां से एक तेज रोशनी निकल रही थी। वो सोच में पड़ गया कि ये रोशनी कहां से आ रही है। लेकिन जिज्ञासा इतनी थी कि उसने जान की परवाह किए बिना तूफान में चलना शुरू कर दिया। काफी मेहनत के बाद जब वो उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक चमकदार गोल चीज पड़ी है। डर और जिज्ञासा दोनों के बीच उसने अपने फावड़े से उस चीज को तोड़ दिया। अगले ही पल वहां से एक तेज रोशनी निकली, इतनी तेज कि वो वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो चीज गायब थी। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर अचानक उसे अपने हाथ में कुछ महसूस हुआ। वहां एक अजीब सा निशान बना हुआ था। वो निशान देखकर वो गहरी सोच में डूब गया। उसे समझ नहीं आया कि ये था क्या। और यहीं से कहानी पहुंचती है आज के समय में, जहां हम मिलते हैं हेलेन बेंसन से, एक मशहूर एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट। हेलेन एक विधवा है और अपने सौतेले बेटे जैकब के साथ रहती हैं। एक दिन यूनिवर्सिटी में लेक्चर खत्म करने के बाद जब वो घर लौटीं तो उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन पर आवाज आई, थोड़ी देर में कोई तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। हेलेन हैरान रह गईं। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं, क्या चाहते हैं? लेकिन कॉलर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, तुम्हें सारे जवाब रास्ते में मिल जाएंगे। हेलेन कुछ समझ ही नहीं पाई और तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर कई पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। एक आदमी जो सूट में था बोला, मैम बिना सवाल किए हमारे साथ चलिए। हेलेन उलझन में थी, लेकिन अपने बेटे जैकब को पड़ोसी के हवाले करके उनके साथ चली गईं। रास्ते में उन्होंने कई बार पूछा कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है, लेकिन जवाब सिर्फ यही मिला, आपको सब कुछ पता चल जाएगा जब हम पहुंचेंगे। आखिरकार जब उन्होंने जोर देकर पूछा तो ऑफिसर ने बताया, नेशनल इमरजेंसी है, हमें आपकी जरूरत है। इसके बाद हेलेन को एक मिलिट्री बेस पर ले जाया गया और फिर वहां से एक प्लेन में बिठाया गया, जहां पहले से ही कई मशहूर साइंटिस्ट बैठे थे। किसी को नहीं पता था कि उन्हें कहाँ और क्यों ले जाया जा रहा है। जब प्लेन लैंड हुआ तो सभी को सख्त आदेश दिया गया, कोई मोबाइल या कैमरा अंदर नहीं ले जाएगा। हालांकि हेलेन ने गुपचुप तरीके से अपना फोन अपने साथ रख लिया था ताकि वो अपने बेटे जैकब से संपर्क में रह सके। वहां उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त माइकल से हुई, जो नासा में वैज्ञानिक था। दरअसल वही माइकल था जिसने सारे वैज्ञानिकों को वहां बुलाया था, खासकर हेलेन को। उसने हेलेन को कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया, जहां बाकी वैज्ञानिक पहले से मौजूद थे। माइकल ने सभी को बताया कि धरती की तरफ एक भयानक खतरा बढ़ रहा है। उसने कहा कि हाल ही में उसके स्पेस गार्डियन प्रोग्राम पर काम करने वाली टीम ने बृहस्पति, जुपिटर की कक्षा में एक अजीब सा ऑब्जेक्ट देखा है। अंतरिक्ष में वैसे तो बहुत सी चीजें घूमती रहती हैं, लेकिन ये एक अलग ही मामला था, क्योंकि इसकी घूमने की स्पीड बाकी सब ऑब्जेक्ट्स से बिल्कुल अलग थी। जहां बाकी चीजें गोल कक्षा में घूम रही थीं, वहीं ये ऑब्जेक्ट हाइपरबोलिक ऑर्बिट में चल रहा था, जैसे किसी ने उसे एक पॉइंट से सीधे किसी और दिशा में फेंका हो। वो सीधा धरती की ओर बढ़ रहा था, लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि अगर यही रफ्तार रही तो अगले 78 मिनट में वो अमेरिका के मैनहट्टन शहर से टकरा जाएगा। टक्कर इतनी भयानक होगी कि पूरा शहर मिट्टी में मिल जाएगा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। पसीना आने लगा, क्योंकि मैनहट्टन उनकी लोकेशन से बहुत दूर नहीं था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इतनी तेज रफ्तार से आते हुए ऑब्जेक्ट को मिसाइल से भी नहीं रोका जा सकता था। सरकार ने पूरा मामला गुप्त रखने का फैसला किया ताकि देश में डर और अफरा तफरी न फैले। इसी वजह से अंदर आने से पहले सभी के मोबाइल फोन और कैमरे जब्त कर लिए गए थे। लेकिन हेलेन ने तो पहले ही चाल चल दी थी, उसने अपना फोन छुपा रखा था। वो बाथरूम गई और वहीं से जैकब को कॉल किया। उसने उसे कहा, जैकब जल्दी से बेसमेंट में जाकर छुप जाओ। जैकब ने उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन हेलेन बस उससे थोड़ा और बात करना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि शायद ये उसकी आखिरी कॉल हो। लेकिन जैकब ने कॉल काट दिया। हेलेन भले ही जैकब की सौतेली मां थी, मगर उसने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह ही चाहा था। लेकिन जैकब के दिल में हेलेन के लिए वो अपनापन कभी नहीं आया। वो उसे अपनी मां मानता ही नहीं था। इसी बीच बाथरूम का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। एक महिला अफसर थी, उसने हेलेन को फोन इस्तेमाल करते हुए पकड़ लिया। उसने हेलेन का फोन जब्त कर लिया, लेकिन जब उसे पता चला कि आगे क्या होने वाला है, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। फिर सभी वैज्ञानिकों को उस जगह ले जाया गया जहां वो रहस्यमयी ऑब्जेक्ट धरती से टकराने वाला था। अब बस कुछ ही सेकंड बचे थे। माहौल में डर और बेचैनी भर गई थी। तभी एक वैज्ञानिक बोला, अगर वो चीज 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टकराई, जो कि स्पीड ऑफ लाइट का 1/10वां हिस्सा है, तो पूरी धरती पर कोई जिंदा नहीं बचेगा। सरकार को मिसाइल दागनी चाहिए ताकि उसे रोका जा सके। लेकिन तभी पास खड़ा एक ऑफिसर बोला, हम ऐसा नहीं कर सकते। किसी ने हमारी सारी मिसाइल सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया है। अब सिर्फ 6 सेकंड बचे थे। सबने आंखें बंद कर ली, मौत का इंतजार करते हुए। मगर जैसे ही वो ऑब्जेक्ट धरती के करीब पहुंचा, अचानक उसकी रफ्तार कम हो गई। सब दंग रह गए। वो चीज अब सूरज की तरह चमक रही थी और धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। वो एक खाली मैदान में जाकर उतरी, जहां पहले से लोगों की भीड़ जमा थी। तुरंत ही मिलिट्री ने उसे घेर लिया, टैंकों और हथियारों से घिरा हुआ। हेलेन और बाकी वैज्ञानिकों को भी वहां ले जाया गया, भले ही किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो चीज आखिर थी क्या। जब धुआं थोड़ा साफ हुआ तो सबने देखा, वो वही पारदर्शी गोल ऑब्जेक्ट था जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, लेकिन इस बार उसका साइज बहुत बड़ा था। उसके अंदर तूफानी बादलों जैसी हरकतें दिखाई दे रही थीं। दरअसल वो एक एलियन स्पेसशिप था। उससे एक तेज रोशनी निकली और उसी रोशनी से एक एलियन बाहर आने लगा।
ये देखकर बहुत से लोग डर गए और पीछे हट गए, लेकिन हेलेन ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ गई। एलियन ने भी अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। दोनों के हाथ लगभग छूने ही वाले थे कि तभी पीछे से एक सैनिक ने गोली चला दी। एलियन जमीन पर गिर पड़ा, घायल हो गया। हेलेन ने चिल्लाकर कहा, रुको, गोली मत चलाओ, और तुरंत मेडिकल हेल्प बुलाने को कहा। लेकिन तभी उस स्पेसशिप से एक विशालकाय एलियन रोबोट बाहर निकला। पूरा शरीर धातु का बना था और उसकी आंखों से लाल लेजर जैसी रोशनी निकल रही थी। कुछ ही सेकंड में उस रोबोट ने पूरे शहर की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बंद कर दिया। कान फाड़ देने वाली आवाज आई, इतनी तेज कि लोगों को लगा जैसे उनके कानों में सुई चुभ गई हो। रोबोट आगे बढ़ा, घायल एलियन को उठाने के लिए, मगर एलियन ने उसे अपनी भाषा में कुछ कहा। वो बोलते ही रोबोट बिल्कुल शांत हो गया, जैसे किसी ने उसे बंद कर दिया हो। उसी पल शहर की बिजली भी वापस आ गई। ये देखकर मिलिट्री ऑफिसर समझ गए कि शायद एलियन कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उन्होंने घायल एलियन को उठाया और उसे एक मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले गए। वहां एलियन की हालत बिगड़ती जा रही थी। हेलेन ने तुरंत कहा, किसी सर्जन को बुलाओ। थोड़ी देर में एक सर्जन आ गया। जैसे ही उसने एलियन की त्वचा को काटकर गोली निकालनी शुरू की, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। सर्जन बोला, इसकी बाहरी त्वचा व्हेल मछली की चर्बी जैसी है और इसके अंदर इंसान जैसा शरीर है। जैसे ही उसने उस बाहरी परत को थोड़ा काटा, सबकी सांसें थम गईं, क्योंकि वो परत खुद ब खुद छिलने लगी थी। ये सब देखकर सर्जन हैरान रह गया। उसने धीरे धीरे एलियन की पूरी बाहरी परत हटा दी, और जैसे ही वो परत पूरी निकली, अंदर से एक ऐसा प्राणी निकला जो बिल्कुल नवजात बच्चे जैसा लग रहा था। वहां मौजूद सब लोग उसे देखकर दंग रह गए। लेकिन चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब कुछ ही मिनटों में वो बच्चा बढ़ने लगा और थोड़ी देर में वो एक वयस्क इंसान बन गया। जैसे ही एलियन ने अपनी आंखें खोली, वो बेचैन होकर तड़पने लगा। तभी हेलेन वहां पहुंची और धीरे से बोली, डरो मत, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ये सुनकर एलियन थोड़ा शांत हुआ और फिर उसने वही शब्द दोहराए जो हेलेन ने कहे थे, डरो मत, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। हेलेन यह सुनकर हैरान रह गई। इसी बीच सरकार ने शहर को बचाने के लिए तुरंत काम शुरू कर दिया था। जगह जगह से लोगों को निकाला जा रहा था। न्यूज चैनलों पर अफरा तफरी मची हुई थी। दूसरे देशों में भी लोग बड़े शहरों को छोड़कर भागने लगे थे, इस डर से कि कहीं एलियंस उनके शहरों पर भी हमला न कर दें। अमेरिका के राष्ट्रपति को एक सुरक्षित जगह भेज दिया गया और उनकी गैरमौजूदगी में रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर ने सारी जिम्मेदारी संभाल ली। तभी एक अधिकारी आकर कहता है, मैम, हमें धरती की परिक्रमा कर रहे एक सैटेलाइट से संपर्क टूट गया है। एलियंस ने उस पर कब्जा कर लिया है। लेकिन असली डर तो तब फैला जब पता चला कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई एलियन शिप्स धरती के अलग अलग हिस्सों में उतर चुकी हैं और बहुत सी शिप्स अब भी धरती की कक्षा के चारों ओर घूम रही हैं। रक्षा मंत्री का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मुताबिक सबसे बड़ा खतरा वो सैटेलाइट था, क्योंकि वो कोई आम सैटेलाइट नहीं था बल्कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम से सीधा जुड़ा हुआ था। एलियंस ने उसे हैक करके न सिर्फ सरकार की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुरा ली थी, बल्कि उसी सिस्टम के जरिए उन्होंने सारी मिसाइल्स को भी डीएक्टिवेट कर दिया था। अब एलियंस के पास सरकार की हर छोटी बड़ी जानकारी थी। यह देखकर रक्षा मंत्री को पूरा यकीन हो गया कि वो धरती पर कब्जा करने आए हैं। इसी की पुष्टि करने के लिए वो उस एलियन से मिलने जाती है जो अब भी मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था। वहां हेलेन और डॉक्टर पहले से मौजूद थे। दोनों रक्षा मंत्री को उस कमरे में ले जाते हैं जहां एलियन रखा गया था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो एलियन हूबहू वैसा ही दिखता था जैसा फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया वो पर्वतारोही। डॉक्टर ने समझाया, इस एलियन का शरीर 3 अलग अलग डीएनए से बना है। इसका दिमाग एलियन डीएनए से बना है, जबकि इसका शरीर उसी पर्वतारोही के डीएनए से बनाया गया है जिसे सालों पहले काकोरम पहाड़ पर देखा गया था। दरअसल उस समय एलियंस ने उस पर्वतारोही के हाथ से डीएनए का एक छोटा सा नमूना इकट्ठा किया था और उसी डीएनए से उन्होंने ये इंसान जैसा शरीर बनाया। यही वजह थी कि एलियन का चेहरा बिल्कुल उस पर्वतारोही से मिलता जुलता था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो धरती के माहौल में जिंदा रह सके। जब एलियन धरती पर उतरा था, वो एक नवजात अवस्था में था। उसके चारों ओर जो पारदर्शी परत थी, वो दरअसल एक बायोइंजीनियर्ड स्पेस सूट था जो उसके लिए एक तरह से एम्ब्रियो का काम कर रहा था। और जैसे ही वो उससे बाहर आया, उसने चौंकाने वाली गति से ग्रोथ ली। सिर्फ 6 घंटे में एक बच्चे से पूरी तरह विकसित इंसान बन गया। जब डिफेंस मिनिस्टर को एलियन की अजीब बातें पता चलती हैं, तो वो पूरी तरह हैरान रह जाती है। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना वो सीधे एलियन के पास पहुंच जाती है। उसे पहले से पता था कि एलियन लोगों ने उनका कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैक कर लिया है और अब उन्हें हमारी भाषा भी आती है। तो वो उसी भाषा में पूछती है, तुम कौन हो, किस एलियन सभ्यता से आए हो और यहाँ आने का मकसद क्या है। एलियन शांत अंदाज में जवाब देता है, मेरा नाम क्लाटू है। वो कहता है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सी सभ्यताएं हैं जिनके बारे में इंसानों को अब तक पता भी नहीं चला। मैं उन सब सभ्यताओं की तरफ से धरती पर आया हूँ, एक प्रतिनिधि बनकर। उसे मालूम है कि धरती के सारे ताकतवर देश यूनाइटेड नेशंस के तहत एकजुट हैं, तो वो डिफेंस मिनिस्टर से कहता है, एक मीटिंग बुलाओ ताकि मैं पूरी मानवता से अपनी बात कह सकूं। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर उसका रिक्वेस्ट ठुकरा देती है। वो कहती है, तुम किसी और से बात नहीं कर सकते, बस मुझसे। फिर वो सख्ती से पूछती है, बताओ यहाँ क्यों आए हो। क्लाटू उसे देखकर हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, ये ग्रह तुम्हारा नहीं है। ये सुनते ही डिफेंस मिनिस्टर के मन में डर बैठ जाता है। उसे लगता है शायद एलियन धरती पर राज करने आए हैं। वो तुरंत डॉक्टर को आदेश देती है कि क्लाटू से पॉलीग्राफ टेस्ट लो और उसे नशे की दवा का इंजेक्शन लगाओ ताकि उससे सच्चाई निकलवाई जा सके। लेकिन माइकल को ये तरीका गलत लगता है। वो डिफेंस मिनिस्टर के फैसले का विरोध करता है।
तभी हेलन आगे आती है और कहती है, मैं लगाती हूँ इंजेक्शन। वो मेडिकल रूम जाती है और चालाकी से दवा के साथ सलाइन बॉटल ले आती है। इधर क्लाटू मिनिस्टर से कहता है, मुझे जाने दो, मुझे जरूरी काम करना है, लेकिन वो मना कर देती है, जब तक तुम बताओगे नहीं कि यहाँ क्यों आए हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। इतने में हेलन लौटती है। वो चुपचाप असली दवा की जगह सलाइन भरती है और क्लाटू को इंजेक्शन लगाते वक्त धीरे से उसके कान में कहती है, मौका मिले तो भाग जाना। क्लाटू कुछ समझ भी नहीं पाता कि वो क्या कह रही है। तभी सोल्जर्स उसे व्हीलचेयर में बांधकर पूछताछ के कमरे में ले जाते हैं। बाहर गार्ड्स तैनात हैं। अंदर डॉक्टर पॉलीग्राफ मशीन सेट करता है और पूछताछ शुरू करता है, तुम धरती पर क्यों आए हो? लेकिन क्लाटू एक भी सवाल का जवाब नहीं देता। इसके बजाय वो अपनी शक्ति से मशीन पर नियंत्रण कर लेता है। डॉक्टर जैसे ही मशीन को छूता है, उसे करंट लगता है और वो क्लाटू के कंट्रोल में आ जाता है। क्लाटू उससे रास्ता और सिक्योरिटी कोड पूछता है। फिर बिजली के तारों के जरिए वो सीसीटीवी सिस्टम में पहुंच जाता है और कैमरों से देखता है कि बाहर सारे गार्ड्स खड़े हैं। वो उनके ईयरपीस से एक तेज आवाज भेजता है, जिससे सब गार्ड्स दर्द से जमीन पर गिर जाते हैं। इस बीच क्लाटू डॉक्टर का कोट पहनकर चुपचाप निकल जाता है। कुछ देर बाद जब मिलिट्री ऑफिसर सीसीटीवी पर देखते हैं कि क्लाटू भाग गया है, तो पूरे शहर में सर्च टीमें भेज दी जाती हैं उसे ढूंढने के लिए। उधर दूसरी तरफ क्लाटू रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वो एक वेंडिंग मशीन से खाना लेता है, बिना पैसे दिए, बस मशीन को छूकर। पास में खड़ा एक छोटा बच्चा ये सब देख के दंग रह जाता है। तभी एक चोर सामने एक बूढ़े आदमी का सामान छीनकर भाग जाता है। क्लाटू ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है, इंसानियत में अच्छाई भी है और बुराई भी। इसी दौरान उसे एहसास होता है कि उसकी गोली का जख्म अभी तक भरा नहीं है और फिर से खून निकलने लगता है। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये इंसानी शरीर ऐसा क्यों करता है, लेकिन तभी अचानक उसे चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। इधर हेलन अपने बेटे जैकब के साथ घर पर होती है। टीवी पर खबरें चल रही होती हैं कि एलियंस के आने के बाद पूरे देश में अफरा-तफरी मच गई है। दुनिया भर के लीडर्स अमेरिकन गवर्नमेंट से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने क्लाटू को यूनाइटेड नेशंस से बात करने की इजाजत नहीं दी। तभी हेलन के पास रेलवे पुलिस का फोन आता है, मैम आपके एक पेशेंट हमारे पास हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी दवा आपके पास है। ये सुनते ही हेलन समझ जाती है वो पेशेंट और कोई नहीं, क्लाटू है। वो तुरंत जैकब को साथ लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ निकलती है। वहां पहुंचते ही वो जल्दी से क्लाटू को पहचानती है और किसी के देखने से पहले ही उसे कार में बैठाकर वहां से निकल जाती है। हेलन वही रास्ता लेती है जो क्लाटू उसे बताता है। रास्ते में क्लाटू हेलन से अपने स्पेस सूट का एक छोटा सैंपल मांगता है जो हेलन ने लैब से चुपके से घर ले आई थी। दरअसल वही उसकी दवा थी। क्लाटू जब वो पदार्थ अपने जख्म पर लगाता है तो वो पल में ठीक हो जाता है। ये देखकर हेलन दंग रह जाती है। उधर अमेरिकन मिलिट्री 2 रिमोट कंट्रोल्ड प्लेन भेजती है जिनमें मिसाइलें लगी होती हैं, मकसद एलियन शिप को उड़ाना। लेकिन जैसे ही वो मिसाइलें छोड़ते हैं, स्पेसशिप की रखवाली कर रहा विशालकाय एलियन रोबोट अपनी आंखों से लेजर फायर करता है और सारी मिसाइलें तबाह कर देता है। फिर वो उन प्लेन्स का कंट्रोल ले लेता है और उन्हें मिलिट्री टैंक्स पर गिरा देता है। ये देखकर सारे सोल्जर्स हक्के बक्के रह जाते हैं। इधर क्लाटू कार रोकता है एक कैफे के बाहर। वो किसी का इंतजार कर रहा होता है। जैकब, जिसे अभी तक क्लाटू की असली पहचान नहीं पता, गुस्से में है। उसे लगता है कि एलियन धरती पर मुसीबत बनकर आए हैं। उसे ये भी बुरा लगता है कि सरकार लड़ने की बजाय शहर खाली करवा रही है। वो क्लाटू से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, हमें कुछ नहीं करना चाहिए? क्लाटू शांत होकर जवाब देता है, इंसान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जैकब गुस्से में कहता है, अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो इन एलियंस को मार भगाते। ये कहकर वो वॉशरूम चला जाता है। क्लाटू को लगता है जैकब का बाप शायद कोई ताकतवर सिपाही रहा होगा, लेकिन हेलन समझाती है, नहीं, जैकब बस बच्चा है। हर बच्चा अपने पिता को हीरो मानता है। वो बताती है कि जैकब की असली माँ की बहुत पहले मौत हो गई थी। बाद में उसने जैकब के पिता से शादी की, लेकिन 1 साल बाद वो भी गुजर गए। हेलन अभी तक ये नहीं समझ पाई थी कि क्लाटू धरती पर क्यों आया है। तो वो फिर पूछती है, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? क्लाटू सीधा जवाब देता है, मैं धरती को बचाने आया हूँ। तभी क्लाटू का दोस्त वहां पहुंचता है और दोनों साथ में कैफे के अंदर जाते हैं। अंदर जो शख्स बैठा होता है वो एक बुजुर्ग चाइनीज आदमी है अपने छोटे पोते के साथ। अब यहाँ ट्विस्ट ये है, ये बुजुर्ग इंसान असल में क्लाटू की तरह ही एक एलियन होता है जो करीब 70 साल पहले धरती पर आया था। यहाँ तक कि उसके पोते को भी नहीं पता कि उसका दादा इंसान नहीं बल्कि एलियन है। सालों तक इंसानों के बीच रहकर उस बूढ़े एलियन ने इंसानियत की हर अच्छाई और बुराई दोनों को बहुत करीब से देखा था। वो क्लाटू से कहता है, इंसान हमेशा से धरती के लिए तबाही लाता आया है। उसे पता है कि उसके कामों से ये ग्रह बर्बाद हो रहा है, जानवर खत्म हो रहे हैं, फिर भी वो रुकता नहीं। यही इंसानों को खतरनाक बनाता है। तभी क्लाटू आखिरकार अपने आने की असली वजह बताता है। वो कहता है, हम एलियंस धरती को किसी बाहरी खतरे से बचाने नहीं आए हैं, हम धरती को इंसानों से ही बचाने आए हैं। यानी उनका मिशन है इंसान जाति को मिटा देना, ताकि धरती फिर से हरी भरी और शांत हो जाए जैसी वो पहले थी। लेकिन बूढ़ा एलियन उसे रोकता है। वो कहता है, हाँ, इंसान बहुत विनाशकारी है, पर उसमें एक और चीज भी है, प्यार। वो प्यार जो हमें भी बदल सकता है। वो बताता है कि इतने साल इंसानों के बीच रहते हुए उसने भी वो प्यार महसूस किया है और अब वो धरती छोड़कर नहीं जाना चाहता। क्लाटू उसे अपने साथ वापस चलने को कहता है ताकि वो इंसानों के साथ न मरे। पर बूढ़ा एलियन मुस्कुराता है और कहता है, मेरा मिशन यहीं खत्म होता है, अब मैं इंसानों के साथ रहूंगा। उधर हेलन और जैकब को अभी तक क्लाटू के असली इरादों का पता नहीं होता।
हेलन बस वही रास्ता पकड़ती है जो क्लाटू बताता है। इस बीच पुलिस चारों तरफ क्लाटू की तलाश में जुटी होती है। कुछ लोकल लोगों से उन्हें पता चलता है कि क्लाटू हेलन और जैकब के साथ जंगल की तरफ गया है। थोड़ी देर बाद क्लाटू गाड़ी रोकता है और हेलन व जैकब को वहीं रहने को कहकर अकेला जंगल के अंदर चला जाता है। बहुत देर तक जब वो लौटकर नहीं आता तो हेलन जैकब को कार में छोड़कर खुद उसे ढूंढने निकलती है। वो जंगल में एक जगह पहुंचती है जहां वो देखती है क्लाटू एक झील के किनारे खड़ा है। तभी झील के पानी से एक छोटा सा स्पेसशिप ऊपर उठता है। क्लाटू उस जहाज की तरफ बढ़ता है और जैसे ही उसे छूता है धरती के चारों ओर मौजूद सारे एलियन शिप से एक तेज एनर्जी निकलने लगती है। वो एनर्जी समुद्र और जमीन दोनों से हर तरह के जीवों को अपनी तरफ खींचने लगती है। हेलन ये सब देखकर हैरान रह जाती है और डर के मारे वापस कार की तरफ भागती है। उधर जैकब अब भी सोच में पड़ा होता है। उसे लगता है कि उसकी मां हेलन और क्लाटू एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और शायद वो जल्द ही क्लाटू को उनके साथ रहने के लिए बुला लेगी। इसी बात पर दोनों में थोड़ा झगड़ा हो जाता है। जैकब गुस्से में कार से उतर जाता है और हेलन उसके पीछे भागती है उसे शांत करने के लिए। हेलन और जैकब की गाड़ी आखिरकार एक पुराने लकड़ी के घर के सामने रुकती है। बाहर हल्की ठंडक है, आसमान में बादल छाए हैं और माहौल में एक अजीब सी खामोशी तैर रही है। हेलन दरवाजा खटखटाती है और सामने आते हैं प्रोफेसर बर्नहार्ड, एक बुजुर्ग आदमी जिनकी आंखों में अब भी जिज्ञासा चमक रही है। क्लाटू अंदर आता है और दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे दो दुनियाएं पहली बार टकरा रही हों। प्रोफेसर थोड़ी देर तक बिना कुछ बोले उसे देखते रहते हैं। फिर धीरे से पूछते हैं, तुम वही हो जो स्पेसशिप से आया था? क्लाटू सिर हिलाकर हाँ कहता है और फिर वो बातचीत शुरू होती है जो इस कहानी का असली दिल है। क्लाटू समझाता है कि उनकी सभ्यता ने धरती को एक इंटरवेंशन प्रोजेक्ट की तरह देखा है। वो कहता है, हमने देखा कि इंसान अपनी ही दुनिया को मार रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, नदियां जहर बना दी हैं और अपने लालच में सब कुछ खा जाने पर तुले हैं। प्रोफेसर शांति से सुनते हैं, फिर कहते हैं, हाँ हम गलतियां करते हैं, लेकिन बदलाव भी तो इंसान ही लाते हैं। अगर हम सीख सकते हैं नफरत करना तो हम प्यार करना भी सीख सकते हैं। क्लाटू चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार संशय दिखता है, जैसे वो सोचने लगा हो कि शायद हेलन और प्रोफेसर सही कह रहे हैं। हेलन बीच में बोलती है, तुम्हें ये समझना होगा कि हम तब तक नहीं बदलते जब तक हमें डर नहीं लगता कि सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो डराता है तभी इंसान अपनी असली ताकत दिखाता है। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। बाहर बारिश शुरू हो चुकी है। क्लाटू खिड़की की तरफ देखता है, धरती जैसे सांस ले रही हो, एक आखिरी मौका मांग रही हो।